नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का घमासान अपने चरम पर है। चुनाव प्रचार जोरों पर है, सभाएं रैलियां हो रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेता, बड़े नेता चुनावी समर में कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं, साथ ही जनता को साधने की कोशिश हो रही है। बात बीजेपी के बड़े नेताओं की रैलियों की करें तो शुरुआत नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र से की थी और आज लोहारू पहुंचे बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली की शुरुआत की, या शाह की भाषा में कहें तो शगुन किया है रैलियों का। ऐसे में शगुन का टीका लगाने की बात महिला वोटर से करते नजर आए अमित शाह, लेकिन यहां दावे और वादे मन से कई हुए। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। कुछ बातें ऐसी अमित शाह ने की, अग्निवीरों को प्रदेश में नौकरी देने की बात, एमएसपी की बात के साथ ही आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। इन सब बातों के जरिए क्या बदलेगा सियासी समीकरण, या फिर कितना प्रभाव शाह की रैली छोड़ेगी, यह जानने की कोशिश आज चर्चा के जरिए करेंगे। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। प्रदेश में बड़ी टक्कर के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी और कांग्रेस की रैलियां नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भिवानी के लोहारू में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर बरसते दिखाई दिए अमित शाह। आप भी देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश में बड़ी टक्कर के साथ आगे बढ़ रहे बीजेपी और कांग्रेस की रैलियां चल रही हैं। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली का शंखनाद कुरुक्षेत्र से किया। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भिवानी के लोहारू में आयोजित जनसभा को संबोधित किया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस चुनावी सभा में अमित शाह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से ही है, जहां 4 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और एक दूसरे को ही हराना चाहते हैं। अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लेट हो गया, कोई पत्रकार का फोन आया कि साहब हरियाणा जा रहे हो। मैं कहा हाँ भाई हरियाणा जा रहा हूं। उन्होंने कहा वहां कांग्रेस की आपसे लड़ाई नहीं है, मतलब बीजेपी से नहीं है। तो मुझे आश्चर्य हो गया, क्या बात कर रहे हो यार, 2 ही पार्टी है वहां, कांग्रेस और भाजपा। तो कांग्रेस की किसके लड़ाई है? कि उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ ही ये 4 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और एक दूसरे को हराना चाहते हैं। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला। शाह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलने की एक मशीन है, जो हर भाषा में झूठ बोल सकते हैं। अमित शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा जो है ना, वो झूठ बोलने की एक बड़ी मशीन है, जो हर भाषा में झूठ बोल सकता है। मैं यहां पर हरियाणा के एससी, एसटी और ओबीसी को भी कहना चाहता हूं, अभी ये राहुल बाबा ने अमेरिका में बयान दिया है कि हम कुछ समय विकास होने के बाद आरक्षण को हटा देंगे। राहुल बाबा अपने कश्मीर में भी ये कहा है कि कश्मीर में हमने एससी, एसटी और ओबीसी का जो आरक्षण दिया है, इसको वो हटा देने वाले। वहीं अमित शाह ने अग्निवीर के मुद्दे पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर हमला बोला। उन्होंने कहा हरियाणा के हर अग्निवीर को नौकरी बीजेपी सरकार देगी। एक योजना लेकर आए हैं अग्निवीर की, एक कांग्रेस वाले और विशेषकर राहुल बाबा राजनीति कर रहे हैं। मैंने सैनी जी को कहा कि सैनी जी अग्निवीरों का अफवाह फैला रहे हैं। भारत सरकार के गृह विभाग ने, देश भर की पुलिस ने 20% रिजर्वेशन दिया है, सबको पेंशन वाली नौकरी मिलने वाली है, मगर आप क्या करोगे? उन्होंने कहा हरियाणा के जितने भी अग्निवीर है, वो सभी को मैं हरियाणा सरकार में नौकरी दे दूंगा, नौकरी दे दूंगा। शाह ने एमएसपी को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की बात करती है, लेकिन कांग्रेस राज में सिर्फ 4 फसलों पर ही एमएसपी मिलती थी और बीजेपी सरकार 24 फसलों पर एमएसपी देती है। और मोदी जी ने ये तीनों क्षेत्र के अंदर
10 साल के अंदर हरियाणा के मूड की तरह किसान के लिए, खिलाड़ियों के लिए और बाकी सब चीजों के लिए विकास करने का काम किया। बहरहाल अमित शाह ने लोहारू में रैली करके प्रदेश के चुनावी मिशन को और धार दे दी है। अब देखना यह होगा कि अमित शाह के हमले को कांग्रेस किस तरह से काउंटर कर पाती है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो हरियाणा विधानसभा का चुनावी घमासान चल रहा है। बड़े नेता, बड़े स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में है। अमित शाह ने लोहारू में जब बात की, अपनी उपलब्धियों को बताया, प्रदेश सरकार के बारे में कहा और साथ ही विपक्षों पर निशाना साधा, तो जनता खूब तालियां भी बजा रही थी। लेकिन इसके मायने क्या है, कितना प्रभाव अमित शाह की ये रैली छोड़ पाएगी और जो बातें उन्होंने की हैं उनमें कितना दम है, क्योंकि बड़े नेता हैं, दिल्ली से पहुंचे हैं और ऐसे में उसके प्रभाव को लेकर आकलन करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं एसोसिएटेड एडिटर पानीपत से, डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएटेड एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र आपसे करने जा रहे हैं। अमित शाह की बड़ी रैली, काफी भीड़ थी, हालांकि देरी हुई पहुंचने में, लेकिन उन सबके बावजूद छोड़ा कुछ भी नहीं। कितना प्रभाव छोड़ेंगे? देखिए पंकज, 2014 के चुनाव हो, 2019 के लोकसभा और विधानसभा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने हमेशा प्राथमिकता दी है हरियाणा को। दरअसल जब भी ये आते हैं, एक तो दूसरों से, विपक्ष से, कांग्रेस से पहले इनकी रैलियां, जनसभाएं होती हैं, क्योंकि इनका रूट प्लानिंग, तैयारियां सब पहले होती हैं। तो एक तो पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, विधायक है, मंत्री है, उनको बूस्ट अप मिलता है कि इतने बड़े नेता आए हैं, उनको बूस्ट अप करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको गाइड करने के लिए और जोश पैदा करने के लिए, खासतौर पे अमित शाह और प्रधानमंत्री। तो उसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह आए और फरीदाबाद भी शाम को उनकी रैली है। तो शुरुआत इन्होंने ये की है कि बीजेपी की 2 बार सरकार बनी है विधानसभा की, 2014 में, 19 में, और अब फिर हुंकार भरी जा रही है कि 2024 में भी हैट्रिक जमानी है, जैसे मोदी सरकार की हैट्रिक लगी है केंद्र में। तो हरियाणा को प्राथमिकता देती है बीजेपी नहीं, अमित शाह और प्रधानमंत्री भी। अब जो कार्यकर्ता है, थोड़ा बहुत बीजेपी में भी ये बातें आती है कि कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा निराशा है कि सुनवाई नहीं है, सम्मान नहीं है, इस तरह की बातें आती है। कोई भी पार्टी, भूपेंद्र हुड्डा के टाइम कांग्रेस थी, तब भी ये बातें आती थी कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है। दरअसल कार्यकर्ता पार्टियों के वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं जो हम चाहे वो मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं सरकार चला रही लोगों को, संगठन को। तो आज अमित शाह एक तरह से विपक्ष पर हमला बोल गए हैं, राहुल गांधी से लेकर भूपेंद्र हुड्डा तक जी। वो ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनाना जरूरी है, लोगों की अपेक्षाएं बीजेपी ही पूरा कर सकती है। और एक तरह से दागी बताने की कोशिश की है उन्होंने कांग्रेस को, भूपेंद्र हुड्डा हो या राहुल गांधी, और ये कोशिश की है कि बीजेपी जो जिस तरीके से अच्छा शासन दे सकती है, प्रशासन दे सकती है, जन कल्याणकारी काम कर सकती है, योजनाएं बना सकती है, कांग्रेस वहां न भी उससे कोसों दूर है। तो विपक्ष पर हमले के अलावा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं का मनोबल बढ़ा गए, उनमें जोश पैदा करके। जहां तक अपने असर की बात पूछी, देखिए ये राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, अब कांग्रेस के लोग आएंगे, वो भी ऐसा ही करेंगे जैसा ये करे। तो अपनी कमीज को सफेद दिखाने की कोशिश है। और अब कांग्रेस वाले आएंगे तो वो ये कहेंगे जी बस सरकार फेल है, ये है, कुछ नहीं है, लोग निराश है। तो अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी दलीलें होती है। लेकिन ये कि शुरुआत करके बीजेपी ने फिर लीड ली है अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, और अपनी सरकार को जनहितैषी सरकार बनाने की जो वकालत कर गए हैं, ये वही है जैसा राजनीतिक लोग करते हैं। इसके बाद कांग्रेस वाले आएंगे तो वो भी यही करेंगे। जी वीरेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं। बहुत सारी रैलियां हम देखते हैं और जब दिल्ली वाले नेता पहुंचते हैं, बड़े नेता पहुंचते हैं, तो ये कहा जाता है कि उनकी बातों का प्रभाव भी बड़ा पड़ता है जनता पर और वोटर्स पर, और उसका लाभ भी मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी शंखनाद के लिए शुरुआत की रैलियों के लिए कुरुक्षेत्र को चुना, उस इलाके को चुना, और केंद्रीय गृह मंत्री ने भिवानी लोहारू को चुना है। इसका कोई समीकरण, कोई गणित ऐसा है क्या? देखिए की कोशिश कर रही है। वीरेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। आपके पास मैं फिर आऊंगा, आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा।
देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो ये सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, इसका जवाब। क्या कोई इस तरह का गणित बीजेपी ने भिड़ाया, ऐसी कोई प्लानिंग, ऐसी कोई रणनीति का हिस्सा कि कुरुक्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी ने शंखनाद किया और आज शगुन किया अमित शाह ने लोहारू से? देखिए पंकज, प्रधानमंत्री का जब से बीजेपी सरकार है, अक्सर ये होता है कि दक्षिण से, मेरे को याद है 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, खुद प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, वो शुरुआत रैली की रेवाड़ी से हुई थी। सितंबर का महीना था, क्योंकि आगे चलकर अगले साल चुनाव थे। तो ज्यादातर ये हुआ कि दक्षिण हरियाणा से या हीरवाल क्षेत्र से प्रधानमंत्री अपनी रैली की शुरुआत करते हैं जब चुनाव होते हैं। लेकिन इस दफा उन्होंने धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को चुना है, और जीटी रोड बेल्ट का एक अहम जिला है। एक तो धार्मिक जिला है और दूसरा विकसित जिला है। जीटी रोड बेल्ट का एक अहम शहर है, धर्म नगरी भी कहते हैं और विकसित जिला भी है। तो जीटी रोड बेल्ट को प्राथमिकता दी है इस बार प्रधानमंत्री ने। जहां तक लोहारू की बात है, भिवानी जिले में है लोहारू। अमित शाह जी वहां से गए, लोहारू से बिल्कुल राजस्थान सटा हुआ है, राजस्थान भी सटा हुआ है, और भिवानी जो है वो किसानों का और एक जाट कम्युनिटी का एक इफेक्टिव क्षेत्र माना जाता है, जहां से धर्मवीर तीसरी बार लोकसभा में गए हैं। तो भिवानी जो है, भिवानी हिसार, ये भी जाट बेल्ट ही मानी जाती है। जैसे जींद हो गया, सोनीपत हो गया, झज्जर हो गया, रोहतक हो गया, भिवानी और हिसार, ये जाट डोमिनेटेड एरिया है और साथ राजस्थान लगता है। लोहारू से कुछ ही दूरी पर राजस्थान है। तो किसानों को और जाट कम्युनिटी के लोगों को शायद कोई मैसेज देना चाहते हैं कि वो साथ मिलकर हरियाणा की प्रगति में वो भी हमारे साथ चले मिलकर। तो एक तरह मेरे को लगता है संदेश देने के, एक राजस्थान का बॉर्डर है और दूसरी तरफ जीटी रोड बेल्ट है। तो किसान हो गया, जाट हो गया, और दूसरा धार्मिक क्षेत्र के अलावा व्यापारिक बेल्ट है। कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये व्यापारियों की बेल्ट है। और एक नॉन जाट एरिया कहा जाता है, नॉन जाट, जहां नॉन जाट ज्यादा इफेक्टिव है, चाहे बिजनेस की बात हो चाहे राजनीति की बात हो। तो दोनों ने अलग अलग क्षेत्र चुने। हालांकि फरीदाबाद में भी रैली है अमित शाह की। फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, और फरीदाबाद गुरुग्राम के लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि हमें तो आप दिल्ली में मिला दो, क्योंकि दिल्ली का सारा प्रभाव है। दिल्ली एनसीआर के दो बड़े जिले हरियाणा के हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद। फरीदाबाद भी इंडस्ट्री और गुरुग्राम अब बहुत विकसित और चमकदार जिला है। तो वहां फरीदाबाद में भी है। तो एक तरह से दिल्ली से सटा हुआ, एक राजस्थान से सटा हुआ जाट बेल्ट और किसानों के प्रभाव वाला क्षेत्र, और तीसरा व्यापारियों के, नॉन जाट और व्यापारी, कुरुक्षेत्र, जीटी रोड बेल्ट। तो एक मेरे को लगता है एक सोची समझी एक रणनीति के तहत ये सब हुआ है। रैलियां भी अमित शाह और प्रधानमंत्री की और भी होनी है। जी देवेंद्र, एक और सवाल, जब लोहारू का जिक्र होता है तो इसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर एक सवाल होता है। जेपी दलाल को छोड़ दे तो एक अरसे बाद सरकार में प्रतिनिधित्व मिलना और यहाँ की सियासत को भी समेट कर रखना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल पंकज, देखिए लोहारू की ज्यादा, लोहारू भिवानी जिले का एक वो क्षेत्र है जो राजस्थान से सीमावर्ती क्षेत्र है। लोहारू विधानसभा सीट है लेकिन जिला भिवानी है, और भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से जाना जाता है। भिवानी जैसे चौधरी भजनलाल के नाम से हिसार है, ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल के नाम से सिरसा जिला है। तो भिवानी की पहचान चौधरी बंसीलाल के टाइम से, जब वो मुख्यमंत्री, कई दफा मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने भिवानी का काफी काम किया है। वहां बिजली पहुंचाई, नहरें खोदी गई, सड़कें बनी, तमाम तरह की सुविधाएं विकसित जिला बनाने की कोशिश की है। और आज हम देख रहे हैं अमित शाह जी के साथ किरण चौधरी मंच पे है, वो राज्यसभा सांसद है, और उनके क्षेत्र में आए हुए आज अमित शाह, और बड़े मतलब अच्छे तरीके, अच्छे माहौल में दोनों की बात हो रही थी कि जैसे ये है कि वो बीजेपी की बरसों से कार्यकर्ता है, नेता है किरण चौधरी। तो आज इस तरीके के मतलब भिवानी चौधरी बंसीलाल के एरिया को आज तवज्जो दी गई, और बंसीलाल की जो उत्तराधिकारी है राजनीति में किरण चौधरी, वो अमित शाह से गुफ्तगू कर रही है मंच पर। तो एक क्षेत्र को मतलब भिवानी को भी, हालांकि लोकसभा के सांसद हैं वहां से धर्मवीर, वो तीसरी बार जीते हैं, और आज जेपी दलाल है उनका विधानसभा क्षेत्र है, जेपी दलाल भी जीते हैं और दोबारा मंत्री बने हैं, अब तीसरी बार उनको चुनाव लड़ना है। तो एक प्रभाव जहां बीजेपी का रहा है, जो एक जाट बेल्ट है, चौधरी बंसीलाल का एक क्षेत्र रहा है जहां उनकी पहचान थी, जहां उन्होंने काम किए, तो बीजेपी भिवानी को भी, भिवानी और आसपास के जिलों को, आसपास के क्षेत्र को साधना चाह रही है। ये इस रैली का मतलब ये भी है। वीरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो इस रैली के जरिए बीजेपी ने क्या कमाया, और जिस तरीके से मंच से अमित शाह ने तमाम बिंदुओं को छूने की कोशिश की, उसका कितना प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, अमित शाह जी ने अग्निवीर फसलों का जो कुल की बात, सब मुद्दों को बड़ी बारीकी से छुआ है, और उनका कहने का आशय ये था
कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर उन्होंने प्रहार किए हैं। देखिए, हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही है। तो ऐसे में अमित शाह जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना बनाया, और ये कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई चल रही है उस पर भी उन्होंने फोकस किया। तो कुल मिला के उन्होंने, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे जवानों का मुद्दा हो, चाहे कांग्रेस में अंतर्द्वंद चल रहा है, उन पर ही प्रहार किए हैं। देखिए, अमित शाह जी के हरियाणा के चुनाव में गहरी रुचि ले रहे हैं, और जहां तक नायब सैनी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की बात थी तो ये पहल भी अमित शाह जी ने की है। हालांकि ये देखा जाए, वीरवाल के अंदर राव इंद्रजीत सिंह अपना प्रभाव दिखाने के लिए आज भी उन्होंने बयान दिया है कि 12 वर्ष के बाद तो खूंटी के भाग भी जाग जाते हैं। तो ऐसे में मतलब देखिए, एक सवाल का जवाब आपके जरिए मैं जानना चाहूंगा। अग्निवीर को लेकर एक बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की, हालांकि इस बात का बड़ा महत्व होना चाहिए, जो अग्निवीर वापस आते हैं अपना कार्यकाल पूरा करके, उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार उनको सरकारी नौकरी देगी, और ऐसा कहीं पर भी कोई पॉलिसी के तहत अब तक नहीं हुआ है, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो या और। देखिए, 20% तो गृह मंत्रालय ने उनको आरक्षण देने की बात की हुई है। जो बाकी अग्निवीर बच जाएंगे उनको पेंशन वाली नौकरी देने की बात जो है नायब सैनी ने की है। देखिए, अग्निवीर हरियाणा में बड़ा भावुक मुद्दा है। यहाँ के युवकों में बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है और लोगों में अब अग्निवीर योजना के प्रति आकर्षण कम हो गया है, तो ऐसे में सेना की भर्ती को प्रोत्साहन देने के लिए, युवकों में आकर्षण पैदा करने के लिए ये जरूरी है। पहले ये कहा जा रहा था कि जब ये अग्निवीर अपना कार्यकाल पूरा करके आ जाएंगे तो कहीं सिक्योरिटी गार्ड जाएगा, कोई कुछ जाएगा, तो मतलब एक तरह से बड़ा भ्रांति बनी हुई थी। अब ये अमित शाह जी ने आज जो कहा है, इसका कितना प्रभाव होगा, लोग कितना विश्वास करेंगे। हालांकि उन्होंने को कहा है कि 20% आरक्षण तो गृह मंत्रालय के अधीन ही है। तो ऐसे में अग्निवीर योजना का जो हरियाणा के युवकों पर कितना प्रभाव होगा, कितना आकर्षण बन पाएगा, अभी तक तो स्थिति ये है कि हरियाणा के युवकों में अग्निवीर के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि युवकों को लगता है कि उसके बाद अगर वो वापस आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, तब उनकी स्थिति क्या होगी। तो ऐसे में अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। ऐसे में अमित शाह जी ने आज इस भावनात्मक मुद्दे पर अपना एक दृष्टिकोण स्पष्ट किया है, और नायब सैनी सरकार ने भी कहा है। अब इस पर कितना लोग विश्वास करेंगे, इस योजना का कितना आकर्षण बनेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए कि अमित शाह जी ने हर मुद्दे को जो है छुआ है, और उस मुद्दे का हरियाणा के किसानों पर भी कितना प्रभाव पड़ेगा, ये बात निश्चित है कि सरकार जो है अब जो किसानों को दे समर्थन मूल्य पर ले रही है, फसल ले रही है, तो उसका किसान भी काफी हद तक जो है उस पर संतुष्ट है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों में असंतोष है, इसलिए क्योंकि हरियाणा के अंदर भी जो किसान आंदोलन हुआ था उसका व्यापक प्रभाव हुआ था, और आज भी असर दिखाई दे रहा है। आज भी कुछ क्षेत्रों में, चाहे जहां किसान रहते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जा रहे हैं तो उनको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, चाहे अनिल विज हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है जिससे लगता है कि किसानों में असंतोष है, और सरकार इस असंतोष को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। देवेंद्र, यही सवाल आपसे भी है। अग्निवीर को लेकर आपने चुनावी मंच से ये बात कह तो जरूर दी, कर भी देंगे, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से राज्य सरकारों की पॉलिसी के हिसाब से अग्निवीर को फिट करने की बात हो, तो आपने मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा नहीं करते आप दिखाई दिए, आप राजस्थान में आपकी सरकार है, आप वहां करते नहीं दिखाई दिए, उत्तराखंड में आप ऐसे आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई जहां पर यह कहा गया हो आपके द्वारा कि हम आपको जब आप आएंगे वापस तो आपको प्रदेश सरकार या किसी भी सरकारी नौकरी में काम देंगे, पेंशन वाली नौकरी आपको दी जाएगी। देखिए पंकज, पहली बात तो यह है कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, पिछला कार्यकाल भी था, तो बीजेपी के टॉप जो लीडर्स हैं उन्होंने ये कई बार मर्तबा बोला है कि हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, यहाँ पूरे देश की आबादी का 2% है, मतलब पूरे देश की जो आबादी है, हरियाणा छोटा सा प्रदेश है। हालांकि 22 जिले हैं, छोटे छोटे जिले हैं, करीब 2,65,00,000 की आबादी है। बेशक देश की आबादी का 2% है, लेकिन डिफेंस फोर्सेज में जो हमारी जैसे आर्मी है या और डिफेंस फोर्सेज है, वहां 10% युवा हरियाणा के ही है, 10%। छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद सेना में हो, अर्धसैनिक बल हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, तो जो डिफेंस फोर्सेज है इंक्लूडिंग आर्मी, 10% युवा हरियाणा के हैं। तो ये जो अग्निवीर वाला मसला है, मैं अभी भी देख रहा हूं, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, कॉलम आते हैं, मैंने आजकल में भी देखा है, उन्होंने कहा कि किसान, युवा और ये जो सेना वाला मसला है, अग्निवीर वाला, ये 3 बड़े मुद्दे हैं आज। चूंकि अग्निवीर कौन बनते हैं, शहर के बच्चे बहुत कम जाते हैं, वो आईटी सेक्टर में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, या इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। अग्निवीर में जो जाते हैं या आर्मी में, डिफेंस फोर्स, वो ज्यादातर युवा जो है वो गांव का जाता है, किसान का बेटा होता है, किसान का या खेत मजदूर का होता है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जाते हैं। तो अग्निवीर मेरे को लगता है हरियाणा के लिए एक बड़ा मुद्दा है, चुनावी मुद्दा भी है।
अब जिस तरीके से कहा जा रहा है, अमित शाह जी कह रहे कि गृह मंत्रालय के अंदर 20% आरक्षण देंगे, ये बात मेरे को लगता है आज कल में ही आई है, पहले शायद इस तरह की बात नहीं। ये जरूर कहा गया था कि इनको बेरोजगार नहीं होने दे देंगे, इनके लिए सरकार चिंतित है, करेगी कुछ, तो ये दिलासा देने की कोशिश थी। अब जो ये बात आई है कि 20% आरक्षण देंगे, उसके लिए मेरे को लगता है जो मैकेनिज्म क्या है या लीगल तौर पर भी ये बात सही है कि नहीं है। दूसरी बात, नायब सैनी कह रहे हैं कि हम अग्निवीर जो बच जाएंगे उनको हम नौकरी देगी हरियाणा सरकार। नौकरी देंगे तो कैसे देंगे, उसका रोड मैप क्या है, मैकेनिज्म क्या है, क्या कोई कानूनी प्रावधान भी इस तरह का अभी तक हुआ है कि जो बच्चे हैं उनको हम नौकरी देंगे, उनको बिना नौकरी के या बेरोजगार नहीं रहने देंगे। ये बातें चुनाव के टाइम हो रही है, लेकिन जब तक कंक्रीट कोई ठोस चीज सामने नहीं आई तो उन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊं, बीजेपी के इस संकल्प पत्र में, हालांकि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र कहती है, बीजेपी संकल्प पत्र कहती है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल उसी को गारंटी कहने लगे हैं, अलग अलग तरह की चीजें जो घोषणाएं हैं। अब संकल्प पत्र भी आने वाला है बीजेपी का 20 तारीख के बाद, और कांग्रेस 2 बार अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, 2 किस्तों में अलग अलग टाइम पे। तो ये जो मसला है, मेरे को लगता है चुनावी दिनों में, चुनावी मौसम में ये चीजें सुनी जाती हैं। पिछले बार बीजेपी का ये वायदा था 2019 में कि हरियाणा के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पंजाब के बराबर वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, ये वायदा हुआ था, लेकिन आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी के संकल्प पत्र में था कर्मचारियों को रिझाने के लिए करीब 3.5 लाख कर्मचारी हैं हरियाणा में, 3.25 लाख तो मेरे को लगता है पक्के ही हैं जो रेगुलर है, और बाकी अब 1,20,000 का नया आंकड़ा है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जो कच्चे हैं लेकिन सरकारी कर्मचारी हैं। नायब सैनी सरकार कह रही है कि उनको हम पक्के की तरह रखेंगे, भले ही उतनी सुविधाएं नहीं है लेकिन तनख्वाह उतनी मिलेगी और 58 साल तक रिटायरमेंट होगी जैसे रेगुलर कर्मचारियों की है। तो पंजाब के बराबर वेतन भत्ते देने की उसका इंतजार, इसीलिए तो ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है ना। चुनावी मंच से आपने बोल दिया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। चुनावी मंच से आप चुनाव के वक्त आप बोल देते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, प्रभाव कितना पड़ेगा, यही जानने की हम कोशिश करते हैं। बीरेन जी, आपसे एक छोटा सा सवाल मेरा है कि मुख्यमंत्री को लेकर लगातार सवाल कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी अब उठने लगा है। अभी अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से ही है, मुख्यमंत्री के 4-4, 5-5 दावेदार हैं। बीजेपी को शायद वो भूल गए जहां पर अभी कुछ आवाजें उठने लगी हैं, लेकिन आज उनकी बातों से लगा कि नहीं, नायब सिंह सैनी है चेहरा, कुछ ऐसा बदलाव होगा नहीं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, नायब सिंह सैनी ही चेहरा है और इसको पार्टी हाईकमान बदलेगा नहीं। देखिए, जो घोषणा हो चुकी है, क्योंकि ओबीसी चेहरा के रूप में उनकी मान्यता हो चुकी है और सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी हाईकमान है, इसी पर ही आगे बढ़ेगा। लेकिन देखिए, अमित शाह जी की घोषणा के बाद अनिल विज का कहना, राव इंद्रजीत का कहना, ये अपने क्षेत्र के मतदाताओं पर संपर्क की दृष्टि से उपयुक्त हो सकता है, लेकिन विपक्षी दलों को भी प्रहार करने का अवसर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है कि जब पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर चुका है, उसके बाद चाहे राव इंद्रजीत हो चाहे अनिल विज हो, तो अपने अपना दावा पेश कर रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ता के नाते उनका अधिकार है, लेकिन संगठन की अगर हम मर्यादा देखें, अनुशासन देखें, तो ये उचित नहीं कहा जा सकता। ये बात ठीक है कि दक्षिणी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को अगर फिर जो है टिकटों में ज्यादा जीत दिलानी है, तो उसके लिए राव इंद्रजीत को ये पैतरा चलना आवश्यक है। इस तरह अनिल विज भी अपने जीटी रोड बेल्ट में अपने जो प्रशंसक हैं, अपने समर्थक हैं, उन पर ये प्रभाव दे रहे हैं। तो ये लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर ही प्रहार होगा। जो स्थिति कांग्रेस में वही स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी में बनती जा रही है। बीते कुछ विधानसभा चुनाव को अगर बीजेपी के चश्मे से देखें तो वहां पर यह स्थिति थी कि कोई चेहरा दिखाया और बताया नहीं गया था। मध्य प्रदेश ले लीजिए आप, राजस्थान ले लीजिए, अब हरियाणा में तो चेहरा बाकायदा बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े दोनों चर्चा के लिए। तो विधानसभा चुनाव का घमासान अपने चरम पर है। वोट मांगने के लिए बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े मंच सज रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, वादे और दावे भी किए जा रहे हैं, विपक्ष को निशाने पर भी लिया जा रहा है। कितना प्रभाव पड़ेगा वो वक्त बताएगा।